नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा दौर जब एक नए नवेले राष्ट्र के ऊंचे ऊंचे सपने उसी के बनाए हुए कानूनों से टकरा रहे थे। ये कहानी है भारत के चौथे संवैधानिक संशोधन की, एक ऐसा टकराव जिसने देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना कि कोई देश आजाद हो, उसके पास बड़े बड़े आदर्श हों, लेकिन फिर पता चले कि उसका अपना संविधान ही उन आदर्शों को हकीकत बनने से रोक रहा है। बस यही वो कश्मकश थी जिसका सामना आजादी के ठीक बाद भारत कर रहा था। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो बात शुरू होती है 1947 से। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और उसके नेताओं के पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो ज्यादा बराबर हो, ज्यादा न्यायपूर्ण हो। और इस बड़े से सपने के दिल में एक मिशन था, आर्थिक असमानता को कम करना। और सरकार को लगता था कि इसका सबसे कारगर तरीका है बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर उसे उन लोगों में बांटना जिनके पास कुछ नहीं है। मतलब लक्ष्य साफ था, एक ज्यादा समतावादी समाज बनाना। पर इस शानदार प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और ये दीवार कहीं और से नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े कानून यानी कि खुद संविधान से ही निकली थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि जिस संविधान को नए भारत की नींव रखने के लिए बनाया गया, उसी का एक हिस्सा इस काम में रुकावट डाल रहा था। और वो रुकावट थी संपत्ति का मौलिक अधिकार, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। तो आखिर ये अनुच्छेद 31 था क्या? ये नागरिकों को एक तरह की गारंटी देता था कि सरकार उनकी निजी संपत्ति ऐसे ही नहीं ले सकती, और अगर सरकार को जनहित में जमीन चाहिए भी तो उसके लिए एक उचित और पर्याप्त मुआवजा देना ही होगा। और दोस्तों, ये जो पर्याप्त शब्द था ना, सारा खेल इसी पर आकर अटक गया। अब देखिए, असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। सरकार जब भी कोई भूमि सुधार कानून पास करती, बड़े बड़े जमींदार सीधे कोर्ट पहुंच जाते। अदालतें फिर अपनी न्यायिक समीक्षा की पावर का इस्तेमाल करती और अक्सर ये कहकर उन कानूनों को रद्द कर देती कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वो पर्याप्त नहीं है। तो सरकार के सारे सुधार एक तरह के कानूनी चक्रव्यूह में फंसकर रह रहे थे। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार ने फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो सीधे इस समस्या की जड़ पर वार करे, यानी कि संविधान को ही बदल दे। और वो समाधान निकल कर आया 1955 के चौथे संवैधानिक संशोधन के रूप में। ये सरकार का एक बहुत बड़ा दाव था, इन कानूनी अड़चनों को हमेशा के लिए हटाने का। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस अमेंडमेंट ने असल में किया क्या और कैसे इसने पार्लियामेंट और कोर्ट्स के बीच पावर के बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस संशोधन ने, आप कह सकते हैं, 3 बड़े काम किए। पहला, इसने अदालतों के हाथ ही बांध दिए। साफ कह दिया गया कि सरकार जमीन के बदले कितना मुआवजा देती है, इस पर कोर्ट कोई सवाल नहीं कर सकती। दूसरा, इसने अनुच्छेद 31A का दायरा और बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौती से बचाया जा सके। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव था, इसने 9वीं अनुसूची नाम की एक सेफ जोन लिस्ट को और मजबूत किया। इस लिस्ट में जो भी कानून डाल दिया जाता वो कोर्ट की पहुंच से बाहर हो जाता, भले ही वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो मतलब साफ था, सरकार का असली मकसद ये था कि मुआवजे का सवाल कोर्ट में बहस का मुद्दा ही न रहे, इसे पूरी तरह से न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या निकला? इस संशोधन के बाद क्या हुआ? इसकी विरासत इतनी उलझी हुई क्यों मानी जाती है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस संशोधन का असर एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसने भूमि सुधारों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, जिससे आर्थिक समानता लाने में वाकई मदद मिली। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को बहुत कमजोर कर दिया, कोर्ट्स की निगरानी वाली शक्ति को घटा दिया और ताकत का पलड़ा पूरी तरह से संसद यानी विधायिका की तरफ झुका दिया। तो इस पूरी कहानी से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात, ये वो पल था जब देश ने तय किया कि समाज का सामूहिक भला किसी एक व्यक्ति के अधिकार से ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इसने संसद और न्यायपालिका के बीच पावर के इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। और तीसरी बात, इस एक संशोधन ने आने वाले कई दशकों तक भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को एक नई शक्ल दी।
और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही अहम है कि जब देश के रास्ते को लेकर कोई बड़ा सवाल खड़ा हो तो आखिरी फैसला करने का हक किसके पास होना चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के पास, या फिर संविधान के रक्षक यानी अदालतों के पास? इस पर सोचना तो बनता है।